लंबे वीकेंड से पहले तैयार हो जाइए एक एक्शन पैक दिन के लिए, जहां रिकॉर्ड बनने की पूरी संभावना। बेहद दमदार शुरुआत के आसार हैं ग्लोबल मार्केट से। और उसके बाद एक्सपायरी का ट्रेड क्या रहेगा, कहां होगी एक्सपायरी, मजबूत ट्रेड रहेगा या फिर होगी वॉलेटिलिटी, लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, आज तो हम दोनों को या तो हरी टाई या फिर हरी शर्ट पहननी चाहिए। जिस तरह का मार्केट सेटअप हो रहा है सर, इतनी सारी बातें हैं आज बात करने के लिए। और लगभग मैं कह सकता हूं 2 महीने बाद सर इतनी पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज आ रही हैं, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग डे होगा। चर्चा करें उससे पहले सर बता दीजिए कि आज के अहम ट्रिगर्स कौन से हैं। एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो बेहतरीन संकेत आते दिख रहे हैं वो सारे दुनिया भर से आते दिख रहे हैं। अमेरिका में 500 पॉइंट से ज्यादा की उछाल डाउ में देखने को मिली, और वो भी तब जबकि फेड की तरफ से कोई खास ऐसी राहत भरे संकेत नहीं आए हैं। ग्रोथ वहां पर जीडीपी ग्रोथ जो है वो 0.5% नेगेटिव आई है। उसके बावजूद जिलेड ने ये कहा कि कोरोना के इलाज में उनकी दवा कारगर साबित होती दिख रही है। बस इस खबर के दम पर अमेरिका में दमदार उछाल होती दिखी है, और उसका असर आप दुनिया भर के बाजारों में देख रहे हैं, एसजेक्स निफ्टी में देख रहे हैं, एशियाई बाजारों में देख रहे हैं। लेकिन कोरोना से लेकर अभी भी दिक्कतें बरकरार है। 60,000 का जो आंकड़ा ट्रंप साहब का था उससे पार निकल चुके हैं मौत का आंकड़ा। अमेरिका में अब 61,635 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन भारतीय बाजारों के ट्रिगर पर 2 ट्रिगर पर फोकस करिए। पहला, अप्रैल की वायदा सीरीज की एक्सपायरी आज है, जो काफी अहम है। एफआईज लगातार 9 दिनों से जो कैश मार्केट में बेचे थे वहां बिकवाली पर रोक लगाए, लेकिन आज 3 बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं, तीनों ही बाजार बंद होने के बाद, जिसमें HUL, टेक महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज। यानी कि सोमवार को धमाल होगी जब आप 3 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद खुलेंगे। लेकिन ये सारे संकेत हैं दीप, जिनके साथ हमें आज ट्रेड में उतरना है। तो सर आप बताइए, इस समय खुशी किसकी मनाएं? जो ड्रग ट्रायल का पहला टेस्ट पॉजिटिव रहा है उसकी, डाउ में जो तेजी है उसकी, एसजेक्स निफ्टी 200 अंक ऊपर है उसकी, या फिर 3 दिन का वीकेंड आ रहा है? बाकी सबका पता नहीं, लेकिन 3 दिन के वीकेंड की खुशी आप जरूर मना लें। और खास तौर से आप और हम, इसलिए क्योंकि हम इस लॉकडाउन पीरियड में लगातार काम कर ही रहे हैं, तो हमारे लिए तो वाकई में छुट्टी है। ज्यादातर लोग लॉकडाउन में घर में फंसे हैं, तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, एक अलग बात है। बट एनीवे, खुशी की बात तो यही है दीप की देखिए, ग्लोबल मार्केट्स बेहद मजबूत है। वैसे देखा जाए तो फेड ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे मूड बिगड़े। उन्होंने कहा 0% के आसपास रेट्स हम तब तक रखेंगे जब तक कि ग्लोबल रिकवरी नहीं होती। एक्सपेक्टेड लाइन पर था। ग्रोथ खराब है, खराब रहेगी, बेरोजगारी को लेकर चिंताएं, ये सबको पता है। तो फेड की मीटिंग ये नॉन इवेंट ही थी एक तरह से, इसमें कुछ होना जाना था नहीं। और इसीलिए जो कुछ भी एक्शन हुआ वो इस बात पर हुआ कि कोरोना की दवा में फिर से जिलेड ये कह रही कि उनकी एक टैबलेट है, उनकी एक दवा है जो काम आ सकती है, जो कोरोना का इलाज थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी पॉइंट वही है दीप की, ग्लोबल मार्केट्स ने पूरा इस बात का मन बना रखा है कि आपके लिए अच्छी खबरों पर फोकस करना है, बुरी खबरों पर नहीं। तो यही वाली चीज है, ये आप हर वक्त होते देख रहे हैं। और ऐसे में बेहतर यही है बाजार के मूड और ट्रेंड के साथ रहें, और क्लियर कट बाजार का मूड और ट्रेंड मजबूती का है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों में आप एक बार नजरअंदाज कर दें दूसरे संकेतों को, लेकिन जो कुछ भी तेजी बन रही है वो इसी उम्मीद में बन रही है कि दवा आपको जल्द मिल जाएगी। लेकिन जो कुछ ग्लोबल मार्केट्स में कोरोना को लेकर हो रहा है, मैं चाहता हूं कि एक बार वो आप डेवलपमेंट दे दें कि अमेरिका में और हिंदुस्तान में कोरोना का हाल क्या है, कि किस तरह के डेवलपमेंट्स वहां पर है। बिल्कुल सर, अब जैसे आपने कहा कि हुआ ये है कि और ये जो ट्रेंड अब एस्टैब्लिश हो चुका है पिछले 2-3 हफ्तों की, कि बुरी खबर पर कम रिएक्ट कर रहा है, पॉजिटिव खबर पर ज्यादा। और कोरोना को लेकर सर कोई भी राहत के संकेत नहीं है, क्योंकि जो हम स्टार्टिंग ऑफ द वीक बात कर रहे थे कि 3 दिन हमें ट्रेंड दिखा गिरावट का नए मामलों का, वो पिछले 2 दिन में रिवर्स हो गया है। कल भी हमने मामले तेजी से बढ़ते हुए देखे, और आज भी अगर हम बात कर रहे हैं तो मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। 81,000 नए मामले सर सामने आए हैं, और 6,500 लोगों की मौत हुई है कल। और ये वही ट्रेंड है जो पहले भी हो रहा था, तो वापस आप उसी फिगर पर आ गए हैं। कोई राहत के संकेत नहीं है। एक अच्छी बात है कि जो ठीक होने वालों की संख्या है वो 10 लाख के पार चली गई है, पर अभी भी वो ट्रेंड बरकरार सर, वो रेशियो वापस आ गया 1:3 का। हर एक रिकवरी पर 3 नए मामले आपके सामने आ रहे हैं, तो वो ग्रोथ का ट्रेंड वापस आ गया है। तो ये परेशानी वाली चिंता है।
आज WHO की इमरजेंसी बैठक है कोरोना वायरस को लेकर, तो वहां से कुछ निकल कर आता है तो उस पर नजर रहेगी। दूसरी बात है अमेरिका सर, 28,000 नए मामले कल सामने आए और 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लगभग 2500 के आसपास लोगों की मौत हो गई। तो वापस उसी नंबर पर आ गए हैं जो पिछले हफ्ते आ रहा था, तो वो चिंताजनक है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, 2800 लोगों की मौत हो चुकी है। यूके में अगर आप देखें तो कल से आज में आपको 4,500 लोगों के मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा, पर ये 4,500 लोगों की मौत कल नहीं हुई है। एक्चुअली यूके में जो ओल्ड एज होम्स है, जहां पर उनकी सीनियर सिटीजन या सीनियर पॉपुलेशन रहती है, वहां पर कोरोना से लेकर जिन लोगों की मौत हुई है वो कहीं ना कहीं उनके ऑफिशियल डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो कल उन्होंने पूरा एडिशन करा है। तो ये नहीं है कि कल ही इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं, पर ये एक एडिशन हुआ है पिछले कुछ दिनों का। तो इसलिए अब यूके में अगर आप देखें तो 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, यानी कि इटली और यूएस के बाद सबसे ज्यादा। इटली में इस समय 27,000 है, तो यूके अब इटली के ऊपर जाने के संकेत दे रहा है। ये एक परेशानी वाली बात है। ट्रंप साहब का जो 60,000 का अनुमान था, अब उससे ज्यादा ऑलरेडी फिगर आ चुके हैं, तो अब ये कहां जाके रुकते हैं वो एक चिंता है सर। और अगर हम देखें तो रशिया एक चिंता है। अब 1 लाख मामले रशिया में हो गए, तो वहां पर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं यूरोप की, यूएस तो है ही अफेक्टेड, बट यूरोप की सारी बड़ी इकोनॉमीज अब रशिया भी मिलाकर इसके प्रकोप में आ गए हैं, तो ये एक परेशानी वाली बात है। भारत के लिए एक और बुरा दिन, लगभग 1800 नए मामले सामने आए, 71 लोगों की मौत हो गई, जो कि अब तक का सबसे खराब था। महाराष्ट्र में 10,000 मामले होने वाले हैं, मुंबई में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कोरोना को लेकर कोई संकेत नहीं है। हाँ, एक बात अच्छी है सर कि जब हम मंडे को बात करेंगे तो जो ये लॉकडाउन अब तक का 4 मई का जो लॉकडाउन था वो खत्म हो चुका होगा। उसके बाद कुछ क्षेत्रों में अगर राहत आती है तो वहां पर हमारी नजर रहेगी। और इस वीकेंड पर कुछ और देश अगर लॉकडाउन से निकलने की बात करते हैं, इटली में 4 मई से बात हो रही है, स्पेन में 11 मई से बात हो रही है, जर्मनी कनाडा में बात हो रही है, तो वो कुछ संकेत देखने पड़ेंगे। पर फिलहाल पिछले 2 दिन का अगर सिर्फ कोरोना की बात करें सर, तो कोई भी राहत वाला संकेत नहीं आ रहा है, सिवाय ऑफकोर्स वो गिलियड के टेस्ट की वजह से, जहां पर हमने देखा कि जितने मरीजों पर टेस्ट हुआ उसमें आधे मरीज दवाई से ठीक हो गए, और रिकवरी पीरियड या दवाई लेने के बाद जो रिकवरी पीरियड है वो भी 5 से 6 दिन का आ गया, जो 2 एक अच्छी बातें आई हैं। ओके, तो चलिए कम से कम एक अच्छी खबर वो ये कि शायद जिलेट की दवा काम करती हुई नजर आए, कम से कम नुकसान नहीं हो रहा है, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि HCQ से ये दिक्कत हो रही थी कि शायद उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो, तो कम से कम जिलेट की दवा से ये लग रहा है कि साइड इफेक्ट्स नहीं है, और जो बाकी क्रिटिकल बीमारियों से पेशेंट्स फंसे नहीं है उनके लिए काम करती हुई दिख रही है। तो दीप, ये एक अच्छी खबर है, और इस खबर पर अमेरिकी बाजार चलते हैं तो शायद बुरा भी नहीं है, वो वाजिब भी है, रीजनेबल है, होना भी चाहिए, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक सवाल था सर इसी में ग्लोबल क्यूज का, फिर आज के बाकी सेटअप की बात करेंगे। वो उम्मीद वर्सेस हकीकत वाली बात जब वापस आ गई, अब कितनी उम्मीद आपको दिख रही है और अब कितनी हकीकत दिख रही है जो डेटा सामने आ रहा है? ओके, दीप में एक मतलब इसमें वही उम्मीद और हकीकत का जो फर्क है ना, वो वैसा ही है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है, राइट, अभी तक, है ना? नहीं सर, नहीं। ओके, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, स्पेशली जिन लोगों ने अरेंज मैरिज की हुई है, उन्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना? होता क्या है, जब आपकी एंगेजमेंट हो जाती है और एंगेजमेंट से शादी के बीच का जो पीरियड होता है, कोर्टशिप पीरियड, उसमें ना आपको ये लगता है कि बस उम्मीदें रहती है कि बस एक बार शादी हो जाए ना सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? उस उम्मीद में आदमी इतना खुश रहता है उन दिनों में, जो बीच का, किसी को महीने भर का टाइम मिलता है, किसी को 6 महीने का मिलता है, किसी को साल भर, अपने अपने नसीब पर है। लेकिन उस वक्त मतलब ऐसा लगता है कि मतलब क्या जिंदगी मिली और क्या दुनिया होगी, वो वैसा वाला मामला है, ठीक है? सिमिलरली इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि बस दवा मिल गई ना सब कुछ ठीक है, दवा मिलने के बाद सब इकोनॉमी भी ट्रैक पर आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये है, दवा मिलने के बाद वही हाल होगा आपका जो शादी के बाद होता है। तब आपके पास हकीकत आती है कि घर भी चलाना है और आटे दाल का भाव भी आपको पता चलता है। सिमिलरली सिचुएशन ये होगी जब आपके पास दवा मिल जाएगी, कोरोना के मरीज ठीक हो जाएंगे, तब आपके सामने ये चैलेंज आएगा कि अब इकोनॉमी को ट्रैक पर कैसे लाएं। वो प्रोसेस छोटा नहीं है, आसान नहीं है, जल्दी से होने वाला नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि एक बड़ी समस्या उसको आपने पार कर लिया
उससे निपट लिए, यानी कि आपने कोरोना की दवा का हल कोरोना का इलाज ढूंढ लिया, कोरोना को काफी हद तक आपने कंट्रोल में कर लिया, काबू में कर लिया, बुरा वक्त आपका पीछे निकल गया, वो सब चीजें आप मान सकते हैं। लेकिन आगे के जो चैलेंजेस हैं वो तो आपको डे टू डे बेसिस पर फेस करने हैं और लंबे समय तक फेस करने हैं। तो उसके बाद जो है ना, वो कहते हैं कि फिर बाद में जो धीमे धीमे आपका ग्राफ नीचे आने लगता है इंटरेस्ट वाला, वो चीजें बाद में मार्केट के साथ में होगी। तो मार्केट आपका शायद इस तेजी में पीक तब बनाएगा जिस समय आपको ये कंफर्म हो जाए कि नहीं, अब कोरोना का पीक भी हो चुका है और कोरोना की दवा भी मिल चुकी है और अब कोरोना उतना डेडली नहीं रहा। ये सारी चीजें आपको हो सकता है अगले 5-10 दिनों में सुनने को देखने को मिले, और तब तक बाजार यहां से और भी तेजी दिखा सकते हैं। और वो जो तेजी होगी, या फिर कोई बड़ा पैकेज और हिंदुस्तान में आ जाए या बाहर आ जाए, जिसके दम पर आपको लगेगा कि नहीं, हम यहां सही जगह पहुंच गए, वहां से फिर आपको हकीकत देखनी है। हकीकत अमेरिका में क्या है? 4.5% की माइनस ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ है, नेगेटिव। हकीकत यह है सबसे हाईएस्ट एक तरह से बेरोजगारी की दर अभी अमेरिका में चल रही है। वो तो उनके आंकड़े इतने ट्रांसपेरेंट और जल्दी मिल जाते हैं। यही आंकड़े अगर हमें हिंदुस्तान में आगे आने वाले समय में रिफ्लेक्ट करने पड़ेंगे तो क्या होगा? तो ये सारी चीजें जब सामने आपके आएगी, बिजनेस इकोनॉमी कब कैसे ट्रैक पर आएंगे, किस तरह से बैंक्स के एनपीए वगैरह होंगे, किस तरह से क्रेडिट साइकिल शुरू होगा, ढेर सारे चैलेंजेस हैं। इन ढेर सारे चैलेंजेस को बाजार ने अभी नजरअंदाज किया हुआ है। तो अभी हम सिर्फ एक काम करेंगे, अभी हमारा कोर्टशिप पीरियड चल रहा है, उसको एंजॉय करेंगे। जब तक आपकी डेट नहीं आ जाती, शादी नहीं हो जाती, एंजॉय कीजिए लाइफ को। बाद की बाद में देखेंगे जब हकीकत होगी। हकीकत में, और हकीकत में भी एक चीज और है, आपके पास उसके बाद भी थोड़ा समय वो होता है, इसको आप हनीमून पीरियड कहते हैं। तब तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब आप ये सारे काम निपटा कर उसके बाद आकर अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं तो तब सिचुएशन अलग होती है। तो अभी वो वक्त जब आएगा तब आएगा। मुझे नहीं पता वो वक्त एक हफ्ते बाद आने वाला है या एक महीने बाद आने वाला है, लेकिन जब भी आएगा वो तकलीफ वाला जरूर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि वास्तविकता और ख्वाबों में बड़ा फर्क है। मैं समझ रहा हूं कि जो हमारे जितने दर्शक है ना, जो एक्सपीरियंस है कोई 5, 10, 15, 20 साल की शादी का, वो इस बात से वाकिफ कर रहे होंगे और वो समझ भी रहे होंगे। तो दीप ठीक है, जब आएगा तब की तब देखेंगे। अभी लाइफ एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, अभी लाइफ एंजॉय करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो अप्रैल सीरीज रही है सर, ये कोर्टशिप वाली ही रही है। इसमें अब आज एक्सपायरी है सर, बहुत शानदार तेजी आई है 11-11.5% की इस सीरीज में इस महीने में। और आपने भी कहा था खून के आंसू वाला मार्च तो हमने निकाल दिया, खुशी के आंसू वाला अप्रैल भी अब खत्म हो रहा है। तो एक आज के सेटअप की बात करें उससे पहले जो अप्रैल सीरीज में एक्शन रहा है सर, उसके बारे में बता दें। और एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर था, जो पिछले 2-3 दिन से लगातार तेजी हुई है और आज 9800 के आसपास आपको बाजार आते हुए दिख रहे हैं, अगर गैप अप स्टार्ट होता है तो फिर जो आप वीक हैंड्स या वीक ट्रेडर्स कहते हैं, या वो ट्रेडर्स जो आप मुनाफा वसूली के लिए तैयार हैं, गैप अप के बाद क्या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है कि हो गया, अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अब पोजीशन काट लेते हैं? मैं आपका पहला सवाल पहले लेता हूं अप्रैल सीरीज को लेकर। तो सीरीज के पहले दिन और सीरीज के आखिरी दिन, दोनों दिन आपने ये सवाल पूछा है, मुझे अच्छे से याद है। सीरीज के पहले दिन भी आपने कहा कि मार्च का महीना निकल गया, अप्रैल अब खून के आंसू तो नहीं होंगे। तब मेरा ये जवाब था कि जी हाँ, बिल्कुल मार्च जैसा खराब महीना नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई में इतना बेहतर महीना होगा? ईमानदारी की बात यह दीप कि मैंने नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया महीना निकलेगा। तो मेरी उम्मीद से काफी बेहतर निकला। लेकिन ये कॉन्फिडेंस तो हमें मार्च की शुरुआत से ही था, न कि मार्च के अंत में, कि अप्रैल का महीना आपका बेहतर होने वाला है। जो कुछ तकलीफ है वो मार्च की है। मार्च के में एक बार तकलीफ निकल गई, बात खत्म। लेकिन क्या यही कॉन्फिडेंस मेरा मई के लिए है क्या? तो मैं आज ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मई का महीना अप्रैल से बेहतर होगा। आप गौर से सुनिएगा। फिर भी मैं अपने कमेंट्स रिजर्व इसलिए रखता हूं कि आज की एक्सपायरी के बाद जो डेटा होंगे वो डेटा देखकर मैं सोमवार को आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में मई का महीना अप्रैल से बेहतर हो सकता है। एज ऑफ नाउ आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मुझे मुश्किल लगता है कि मई का महीना अप्रैल से बेहतर हो। ये संभावना मेरे लिए कम दिखती है, क्योंकि जैसे जैसे हम उम्मीद से हकीकत की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, तो मार्केट को काफी कुछ हद तक रियलिस्टिक होना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं। अभी दो चीजें हैं दीप जो बाजारों को ऊपर रखे हुए, पहला उम्मीद और दूसरा लिक्विडिटी। ग्लोबली लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है, हमारे यहाँ कम हो सकती है, लेकिन ऐसा अमेरिकी फेड ने तो पूरा वो नल खोल के बैठे हैं
जिसको जितने भर के ले जाना ले जाइए, कहीं पैसे की कमी नहीं है। तो ये लिक्विडिटी मार्केट को नीचे आने नहीं देती। यही वजह है कि बाजार रुके हुए थमे हुए कि भाई जब पैसा है कहीं तो आप लगाएंगे ना। तो पॉइंट सिंपल ये है। तो पहली चीज तो ये कि जो अप्रैल के महीने की जो तेजी है वो जायज तो है, होनी तो थी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन शायद हमने सोचा उससे ज्यादा उसमें गलती हमारी है कि हमने कम क्यों सोचा। राइट। और मैं तो ईमानदारी से कहूंगा कि इन्वेस्टर्स के लिए हमने जरूर कहा था 7,610 का जब लो बनाया कि आप 40% डालिए, और जब 9,000 9,200 की रेंज में आया तो हमने प्रॉफिट बुक करने की भी राय दी थी, जबकि वहां से 500-700 पॉइंट और ऊपर है। और जो तेजी का मूड बनने लगा वो 8650 8750 पार होने के बाद बनने लगा। और अभी पिछले 3-4 दिनों से तो हम भी फुल फ्लेज तेजी की बात कर भी रहे हैं। अभी भी थोड़ी और तेजी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस जो तेजी का जो ये एक्सटेंशन चल रहा है, इसमें आप में सोचे उससे ज्यादा बाजार ऊपर जाकर आपको सरप्राइज कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और जब आपको शॉक मंदी में ज्यादा लग सकते हैं तो तेजी में सरप्राइज ज्यादा क्यों नहीं हो सकते। आप सोचते रह जाएंगे कि ये खराब है वो खराब है और बाजार भागे जाएगा। ये हो रहा है तो अभी भी ऊपर जाने की बिल्कुल 100% जगह है, स्कोप है। क्योंकि एक जो कहते हैं ना कि वो साइड में बैठे हुए लोग या ऐसे ढीठ लोग कि हम तो शॉर्ट नहीं काटेंगे, उन लोगों की या फिर जिन लोगों को अब ये डर लगेगा कि यार मेरी तो बस मिस होगी, मैं तो ले ही नहीं पाया, तो ये सारे लोग हैं जो अभी भी आएंगे खरीदने के लिए। और ये लास्ट लेग में आते हैं, और लास्ट लेग में फिर है ना मार्केट का मूव शार्प होता है। अब तक जो मूव था मार्केट का बहुत बढ़िया मूव था, धीमे 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 निफ्टी ऊपर आ रहा है। और वो मूव सबसे बढ़िया होता है जहां आपको हर एक बायर को, हर एक सेलर को आपको खरीदने और बेचने का मौका मिले। ये बाजार की डेप्थ दिखाता है, ताकत दिखाता है। लेकिन जो गैप से आज अगर सपोज आप 200 पॉइंट ऊपर खुलते हैं, क्या ये बाजार के लिए अच्छा है? जी नहीं। गैप बाजार के लिए कभी चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो अच्छा नहीं होता। जो काम स्क्रीन पे हो उसकी वैल्यू अलग है, उसकी वो एक्चुअल ट्रेड है। गैप से वाले ट्रेड में ना, इसमें एक्चुअल ट्रेड के बजाय आपका नसीब ज्यादा है या आपका दुर्भाग्य ज्यादा है कि तो पॉइंट मेरा सिंपल ये कि अब जो आखिरी लेग का जो मोमेंटम बनेगा ना, वह आपको इसी तरह से अनाप शनाप तेजी होती दिखेगी। क्यों? एक, जो लोग सोचते हैं मेरी बस मिस हो गई, उन्हें खरीदना ही खरीदना। दूसरा, जो लोग शॉर्ट्स हैं उन्हें एग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग करनी। और शॉर्ट कवरिंग के लिए सबसे बड़ा टाइम क्या होता है? एक्सपायरी के नजदीक का, और वो भी मंथली है। तो वो हो रहा है। कल आपने देखा ना कैसे हमने बैंक निफ्टी बोला, और मुश्किल से मिनटों में बैंक निफ्टी 300-350 पॉइंट ऐसे भाग गया जैसे वापस कभी मिलेगा नहीं। तो ये चीजें दीप होंगी, और इस लिहाज से मुझे लगता है कि आपको प्रिपेयर रहना है। दूसरा आपका जो सवाल था, क्या आज गैप से खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, शायद यही था। जी सर, बिल्कुल। जो वीक हैंड्स है वो शायद निकल जाएं। तो दीप इसमें मुझे ऐसा लगता है, मैं यहां वीक हैंड्स के बजाय मैं ये बात करूंगा कि अगर निफ्टी यहां से 5 से 10% की और तेजी दिखाता है यहां से, तो वीक हैंड्स नहीं, बहुत सारे मजबूत हैंड्स भी ऐसे होंगे जो प्रॉफिट बुक करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। वो मजबूत हैंड जिन्होंने सही लेवल पर एंट्री की है। देखिए, हमने जब लगातार पैसा लगाने की बात की तो दीप हमने 80% 75% तक का पैसा लगवा दिया था, और हमने लगवाने की शुरुआत 9,000 से की थी। 9,000 पे भी कहा, बिल्कुल 8,500 पे भी कहा, 8,000 पे भी कहा, राइट, और 7,500 में भी कहा। तो अगर बचा भी है इन्वेस्टर्स का तो 20%। उस समय नहीं लेना है, वो राय ट्रेडर्स के लिए थी, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए कभी कभी क्या होता है, नहीं ट्रेड करना ज्यादा ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर्स के लिए अगर कैश बचा भी होगा तो 20 या 25% का ही बचा होगा, उससे ज्यादा उनका कैश नहीं बचा। बाकी 75-80% कैश तो डिप्लॉय हुआ है, मेरा खुद का म्यूचुअल फंड में गया है। मैं अब यहां से मैं उन इन्वेस्टर्स के लिए ये राय दूंगा, अब आपको स्टेगर्ड वे में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो आपने सपोज आपने 9,000 में एंट्री की है, आपको 10,000 10,500 का निफ्टी दिखता है, वहां पर आपको 15 से 20% का रिटर्न अपने पोर्टफोलियो में या हो सकता है ज्यादा आ सकता है। जिन लोगों ने 8,000 में एंट्री की उनके 20-25% के रिटर्न आ रहे हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न में बोल रहा हूं, और वो भी महीने 1.5 महीने के इन्वेस्टमेंट में। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? इस तरह के खराब माहौल में अगर आपके 20% के 25% के एब्सोल्यूट रिटर्न हो रहे हैं तो किसको पूछना है? किसी को नहीं पूछना है। प्रॉफिट बुक करिए, वापस मार्केट मौका देगा।
कभी तो आप वॉरेन बफेट की तरह सोचिए कि 125-150 बिलियन डॉलर कैश में लेके बैठा रहूंगा, उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन वापस पैनिक मचेगा। और वो पैनिक आया किस तरह से बफेट साहब ने पैसे लगाए होंगे अब हमें पता चलेगा। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि बाजार आपको वापस मौका नहीं देगा, वापस मौका देगा, लेकिन सिंपल तरीका यह है कि आप जिस तरह से टुकड़ों में आपने पैसा डाला है, 9,000 पे डाला है, 8.5 पे डाला है, 8 पे डाला है, वैसे ही टुकड़ों में ऊपर प्रॉफिट बुक करते चलें। ठीक है, यहां से समझिए 11,000 तक निफ्टी जाता है फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा जा ही रहा है, अगर जाता है तो आप 11,000 तक अपना प्रॉफिट बुक करके पोर्टफोलियो खाली कर लीजिए। वापस आपको जब 9,000 मौका मिलेगा आप वापस से एंटर करिए, 8,500 में एंटर करिए। मौका मिला तो ठीक, नहीं मिला तो 7% आपको डेट में मिलता है, क्या बुरा है। वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए कहां फेवरेबल होता है। ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमी आपकी 5% की ग्रोथ लाएगी, 4% की ग्रोथ लाएगी। स्ट्रगल तो है ही, बिजनेसेस की स्ट्रगल है, एनपीए की समस्या है, 50 चीजें बढ़ेंगी आगे। उसके चलते बाजार आपको कहीं कहीं तो रुक के चलेंगे, और भगवान जाने कल को कौन किसको पता, ग्लोबली चीन वर्सेज अदर्स कुछ ऐसा हो जाए 2020 में, एक नया करेक्शन और आ जाए। तो अनसर्टेनिटीज बहुत हैं। आज हम भाव को देख रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, हम वो अनसर्टेनिटीज नहीं देख रहे हैं। अच्छी बात है, जब तक मोमेंटम चल रहा है, फ्लो है, एंजॉय कीजिए। और इस फ्लो में बाजार जितना आप सोचते हैं उससे ऊपर भी जा सकता है, ये चीज भी ध्यान रखिए बस। लेकिन आपको ये भी ध्यान होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, ट्रेडर्स के लिए तो रोज का काम है, ट्रेडर्स को तो सोचने की जरूरत ही नहीं, आप अपने मोमेंटम के साथ ट्रेड करते रहिए, बात खत्म। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने वाकई में 9,000, 8,500, 8,000 और 7,500 में पैसा डाला है, उनको ऊपर में अब निकलने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। ये मेरी राय साफ साफ है। बिल्कुल, तो जैसे अनिल जी ने आपको बाजार में पैसे लगाने की बात करी थी एकदम बॉटम के पास, अब बोल रहे हैं कि शायद टाइम आ गया है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। ठीक है सर, एक थ्योरी होती है सेल इन में गो अवे, उसके बारे में बात करेंगे। और सर एक छोटा सा अपडेट आज के ट्रेड सेटअप से पहले, जो बेस फॉर्मेशन की आपकी कैलकुलेशन थी सर, उस पर कुछ अपडेट? जी दीप, उस पर अपडेट है, कुछ कैलकुलेशन किया। ईमानदारी की बात बताऊं, एक आध मेरी कैलकुलेशन बाकी है, उसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग मुझे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। बेसिक कैलकुलेशन ये बता रही है कि आपका बेस और बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। मैं सिर्फ आज की एक दिन की क्लोजिंग का इंतजार करना चाहता हूं। अगर और चाहे तो मैं आपको मंडे मॉर्निंग ये कर भी दूंगा, माफ कीजिएगा। और मैं आपको अभी से ये कह सकता हूं कि अगर आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग आपको मिलती है तब तो 100% हमारी स्टडी एकदम कंफर्म कर देगी कि आपका बेस और बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। 7,610 या जो क्लोजिंग हुई है वो आपकी बॉटम क्लोजिंग है। अगर आज एक पॉइंट से भी आपको पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है तो अब आप मान सकते हैं कि भाई 200 पॉइंट ऊपर है तो पॉजिटिव क्लोजिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए कहूंगा कि मैं अपने कमेंट्स जो है मैं सोमवार के लिए रिजर्व रखूंगा, क्योंकि कुछ और डेटा पॉइंट्स मैं देखकर उसमें 100% कंफर्मेशन के साथ आपको कहना चाहता हूं। फिर भी जो बेसिक स्टडी है वो बॉटम फॉर्मेशन की ओर इशारा कर रही है। जो फॉर्मूलाज हैं उस फॉर्मूलाज के मुताबिक 7,610 एक बार बॉटम बन गया ऐसा लगता है। अब इसमें 2008 और 2001 के हमने जो डेटा मल्टीपल करके निकाले हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दीप उसमें ना, आपको याद हो तो जब हमने स्टडी थी तो मैंने बोला था कि 20 में से 19 केस ऐसे हुए हैं जहां पर यह फॉर्मूला सही बना है। एक केस ऐसा था जहां पर यह फॉर्मूला सही लागू नहीं हुआ। लेकिन अगर आज एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है तो शायद वो 20वां केस भी वो भी इस दायरे में आ जाएगा। मैं इसलिए एक दिन और रुकने के लिए कह रहा हूं। एक बात, दूसरी बात है कि कल मैंने जब मैं इस स्टडी पे बैठा था तो मैंने कल थोड़े से ना और फंडामेंटली भी, ये तो सारे डेटा के बेसिस पर है, कुछ मैंने फंडामेंटल पॉइंट्स और निकाले हैं, तो उसको भी मैं अपनी स्टडी में क्लब करके मैं उस पर स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। या तो मैं आपके साथ मंडे को एक अलग से आधा घंटे का शो इस पर करूंगा बेस्ट बॉटम फॉर्मेशन पर, या फिर हम सुबह चर्चा करेंगे इस पर, मजा आएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आ रही है, तो 3 दिन का लंबा वीकेंड में काम करने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल सर, तो इंतजार रहेगा बेस फॉर्मेशन की रिसर्च और आगे मार्केट की डायरेक्शन कैसी रहेगी। आज के सेटअप की बात करें सर तो मुझे या तो पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल ही दिख रहा है हर जगह। हाँ, मतलब नेगेटिव जैसा तो कुछ खास है ही नहीं। पॉजिटिव ग्लोबल है, एफआईज के पॉजिटिव हैं 9 दिनों की बिकवाली के बाद कैश में। घरेलू फंड पॉजिटिव की बजाय न्यूट्रल की हैं। वायदा कारोबार के न्यूट्रल से थोड़े कॉशियस संकेत है मेरे लिए, और सेंटीमेंट और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव है। अब ट्रेंड इतने दिनों बाद मैंने आज पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि 9,500 के ऊपर की मुझे क्लोजिंग मिली है। ये आपके लिए आज का जो सपोर्ट जोन है दीप, वो
9,275 से 9,400, ये 9,375 है, माफ कीजिएगा, 9,275 नहीं, 9,375 से 9,400 का ये आपका आज का सपोर्ट जोन है। इस पर फोकस करिए, ये आज के लिए आपका और बैंक निफ्टी पर 20,500 से 20,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपरी रेंज में 9,750 से 9,850, ये आपके लिए ऊपर की रेंज है निफ्टी पर, और 21,500 से 21,800 बैंक निफ्टी पर ऊपर की रेंज निकल कर आती है। आज के दिन की जो छोटी रेंज है, वो छोटी रेंज है दीप 9,500 से 9,675 की, और मीडियम रेंज 9,400 से 9,725 की, और ऊपरी रेंज जो है वो आपके लिए निकल कर आएगी 9,375 से 9,850, 9,875 तक की जगह ऊपर के लिए बैंक निफ्टी पर बनती हुई दिखती है। वहीं बैंक निफ्टी पर 20,850, 21,450 आज की छोटी रेंज है। 20,750, 21,750 ये 1000 पॉइंट की रेंज आज के लिए बड़ी रेंज रहेगी, और 20,600 से लेकर 21,900 ये आज की सबसे बड़ी रेंज जिस पर आपको फोकस करना है। तो ये आज के लिए आपकी रेंज हो गई थी। तो रेंज बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है और ऊपर की निकल कर आती हुई दिख रही है। बिल्कुल अनिल जी, इंटरेस्टिंग रेंज और ऊपरी रेंज, बड़ी बड़ी रेंज आज निकल कर आ रही है। देखते हैं, लगभग आप देख सकते हैं 1300 पॉइंट की रेंज आपको दिख रही है बैंक निफ्टी पर, और ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज आपको निफ्टी पर। जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं सर, जिनकी लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस, उन्हें आज क्या ध्यान रखना चाहिए? जो लॉन्ग पोजीशन है 9,375 का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पर भी, और इंट्राडे बेसिस पर गैप से खुलने के बाद आप 9,500 का स्टॉप लॉस ला सकते हैं। क्लोजिंग पे 9,375 रहेगा, थोड़ा दूर है लेकिन वही है। और फिर अगर आपको कम रिस्क रखनी है तो फिर 9,500 रख लें आप, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही। अभी 9,375 है। बैंक निफ्टी 20,650 का स्टॉप लॉस होता है इंट्राडे और क्लोजिंग, और अगर बहुत गैप हो जाए तो फिर हम इसको शिफ्ट करके 21,000 के आसपास करेंगे। तो क्लोजिंग वाला स्टॉप लॉस मैं आपको क्लोजिंग वाली शो में बता भी दूंगा। दूसरी बात यह कि जो शॉर्ट पोजीशन है उनके लिए 9,600 स्टॉप लॉस है, आप खुल रहे हैं 9,700 के ऊपर, आपको शॉर्ट रहना नहीं चाहिए, काट लेना चाहिए। और कल भी दीप आपको याद होगा, हमने क्लोजिंग के वक्त आपको खरीदारी करने की ही राय दी कि आप खरीद कर जाइए, निफ्टी खरीद कर जाइए, बैंक निफ्टी खरीद कर जाइए। तो आपको निफ्टी के भी हमने ऑप्शंस खरीदने की राय दी थी कि ऑप्शन खरीद के जाइए, और बैंक निफ्टी में भी तो खरीदारी करने की ही राय है इस वक्त आपके लिए। तो जो शॉर्ट पोजीशन है निफ्टी पर 9,600 का स्टॉप लॉस रखें, और बैंक निफ्टी पर यह स्टॉप लॉस 21,350 का होगा। और मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि दोनों ही ऊपर ही खुलेंगे, तो आपको खुलते ही आपको शॉर्ट काटनी ही पड़ेगी अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो। ओके, तो जो शॉर्ट पोजीशंस वाले उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जो लॉन्ग पोजीशंस वाले हैं उनके लिए अभी स्टॉप लॉस आपके लिए तैयार है। आज नई पोजीशंस कैसे लेनी चाहिए सर, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। 9,500 के स्टॉप लॉस से निफ्टी खरीदना चाहिए, 9,625, 9,725, 675 माफ कीजिएगा, 9,725, 9,850 फाइनल टारगेट 9,850, 9,875 के आसपास का बनता है। और दीप एक चीज और बता दूं, यहां पर 9,900, अगर आप 7,610 की क्लोजिंग देखें नीचे की तरफ, और वहां से अगर आप 30% अपसाइड मूवमेंट देखते हैं तो वो आता है आपका 9,900 के आसपास का। तो मुझे लगता है कि ये वो लेवल है जहां पर स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग की रेंज बनती है। तो 9,850, 9,900 की रेंज में फाइनली वहां पर प्रॉफिट बुकिंग का मामला भी बन सकता है। तो लेकिन ये 3 लक्ष्य आज आप ऊपर के रख सकते हैं। जो लोग निफ्टी बेचना चाहते हैं वो 9,800, 9,850 की रेंज में बेच सकते हैं, 9,875 तक बेच सकते हैं। 9,925 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 9,725, 9,675 और 9,600 ये टारगेट 3 आप नीचे के रख सकते हैं अगर आप करते हैं बिकवाली। तो जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, खरीदना चाहिए 20,800 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की तरफ का टारगेट 21,450, 21,750, 21,900, मतलब 22,000 के आसपास तक के टारगेट आपके बनते हैं। और जिन लोगों को बैंक निफ्टी बेचना है वो 21,900, 22,000 के आसपास बेचेंगे, ज्यादा सेफ है। 21,750 से थोड़ा थोड़ा मूड बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है बेचने के लिए जल्दबाजी न करें, हाई रेंज का इंतजार करें। तो 21,900 के आसपास, 22,000 के आसपास जितना बेचेंगे ठीक है। 22,050 आपका स्टॉप लॉस होगा। नीचे की तरफ के टारगेट आपके 21,500, 21,400 के बनेंगे, वहां पर आपको अपनी शॉर्ट काट लेनी है। सेक्टर्स भी मैं लगे हाथ बता दूं जो मुझे आज पसंद है, ऑटो, बैंक्स और एनबीएफसी, ये 3 सेक्टर दीप मुझे आज के लिए पसंद है।
ऑटो, बैंक्स, एनबीएफसीज, ये 3 सेक्टर पसंद है और आज आपके लिए डबल बोनांजा है। स्टॉक ऑफ द डे भी अनिल जी थोड़ी देर में बताएंगे और फिर बाद में आज का हीरो भी आने वाला है, तो उसकी तैयारी रहेगी। सर, एक्सपायरी वाले दिन अगर पीसीआर 1.6 है तो उससे क्या संकेत लेने चाहिए? विक्स तो हम देख ही रहे हैं रोज गिर रहा है, कल भी 4% गिरा ही है। विक्स तो कंफर्टेबल है, पॉजिटिव भी है दीप। वैसे तो पीसीआर 1.61 ओवरबॉट है, लेकिन एक्सपायरी के वक्त थोड़ी सी पोजीशंस आपके ऑप्शन में ज्यादा बनती हुई दिखती है, इसलिए मैं उसको थोड़ा कोशिश मानकर या न्यूट्रल मानकर चल रहा हूं। वायदा कारोबार के संकेत किसी और दिन होते हैं तो मैं नेगेटिव बोल देता, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर के लेवल पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि आप गैप से खुलेंगे 200 पॉइंट। गैप से खुलने के बाद आप उसके बाद एब्सोल्युटली उसमें आप ये देखेंगे कि थोड़ी और तेजी की पोजीशन बनेगी, पुट कॉल रेशियो थोड़ा और हायर साइड पे जाएगा, तो ओवरबॉट हो सकता है। ओवरबॉट होने में यही होगा, हल्का करेक्शन आ सकता है। तो उसमें आपको समझना ही है कि जब आप वापस से एंट्री करना चाहें मार्केट में तो थोड़ा इंतजार करें, बस वहां जल्दबाजी ना करें, बस उतना ही, यही आपके लिए काफी है। ठीक है सर, जल्दबाजी ना करें। सर, जो फंड फ्लोज के डेटा है, 9 दिन कैश में बिकवाली के बाद कल फाइनली थोड़ा सा एक एफआई का बाय फिगर आया और फ्यूचर्स में तो काफी एक्टिव फिर से हमें एफआई दिखे कल। हाँ, आया है, ये अच्छी बात है। और कल से संकेत आने लगे थे, कल उनका आंकड़ा बिकवाली का बहुत छोटा हो गया था, करेक्ट। लेकिन आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं दीप। रीजन बताता हूं, 722 करोड़ की कैश में खरीदारी, लेकिन फ्यूचर्स में हाथ रोका है। 66 करोड़ का इंडेक्स बेचा है और स्टॉक फ्यूचर्स 478 करोड़ के। तो फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं जो कि आप देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नेट 1200 करोड़ के स्टॉक्स खरीदें, ये अच्छा है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव मान रहे हैं। घरेलू फंड ने थोड़ा सा हाथ रोका है, 79 करोड़ की ही खरीदारी है, जो कि थोड़ी सी न्यूट्रल साइड पर मैं मान के चल रहा हूं। और कल भी उन्होंने कोई ज्यादा नहीं खरीदा था, 400 करोड़ के आसपास का ही खरीदा था। तो घरेलू फंड मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में आ रहे हैं। ओके सर, तो घरेलू फंड थोड़े वेट एंड वॉच मोड में है और शायद थोड़ी मुनाफा वसूली हो सकती है। एफएनओ के अगर आंकड़े देखें सर, एक्सपायरी के दिन आंकड़े देख रहे हैं तो फिर लेवल्स क्या निकलते हैं? दीप, 9500 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आज के लिए। 13 लाख शेयर कल पुट में वहां पर जुड़े हैं, टोटल मिलाकर हैं 21 लाख शेयर, और 9500 के कॉल पर भी 17 लाख शेयर हैं। तो 9500 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही कमजोरी का संकेत पहला मिलेगा, और अब उसकी संभावना गैप के होने के बाद तो दिखती नहीं है। पॉइंट नंबर 1। ऊपर 9700 पर 14 लाख शेयर थोड़े से हैं, ओपन इंटरेस्ट कोई खास है नहीं, तो रास्ता खुला हुआ है। और मजे की बात यह दीप, एक चीज मैं बताऊं, सपोज आप आज अब एक डेटा पर फोकस करेगा, ये अभी तक जितना मैंने कहा है एफएनओ में डेटा के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपको है ना सुबह 9:08 पे क्या करना है वो अभी से पता चलेगा। देखिए, 9000 से लेके 9700 तक की मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं। 9000 से लेके 9700 तक के कॉल राइटर्स कितने हैं? 22, 30, 40, 50, 60, 70, कम से कम 75-80 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं। जैसे ही अगर आप 9700 पर खुलते हैं, ये 80 लाख कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो लॉस में आएंगे। ठीक है, इन्होंने कॉल बेचे हुए 9000 से लेकर 9500, 600, 700 हर एक लेवल पर। चलिए 9700 वाला 15 लाख छोड़ भी दें, तब भी बाकी तो है रिस्क में। 9600 तक वाले तो सारे रिस्क में जिन्होंने कॉल बेचे। अब सोचिए 60 लाख 65 लाख शेयर इनके कॉल राइटिंग होकर रखे हुए, मंदी है। इनमें से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख अगर शॉर्ट कवरिंग के लिए सुबह सुबह आते हैं, तो क्या निफ्टी 9700 पर खुलकर और ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। अब ये शॉर्ट कवरिंग पर 9:15 पे आएंगे या 3:30 पे आएंगे, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। और दूसरी बात का भी जवाब नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से फिर आप अगर सुबह सुबह आ गई तो क्या दिन भर टिक पाएंगे? क्योंकि एक बार जो एग्रेसिव शॉर्ट सेलर्स हैं एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग कर लेंगे, उसके बाद ठंडे हो जाएंगे, पोजीशन खत्म, लॉस लग गया, बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक शॉर्ट कवरिंग तो आपको आनी है। अब या तो वो खुलते ही आ जाए या फिर एंड में आए। तो एंड में आने के लिए आपको क्या चाहिए? खुलते आने के लिए आपको चाहिए कि डेटा फिर बहुत तगड़े होने चाहिए एफआईज की तरफ से फ्लोज के या घरेलू फंड्स की तरफ से फ्लोज के। अब अगर एफआईज और घरेलू फंड सुबह सुबह खरीदने का मूड बनाए, तब तो सुबह ही आपको शॉर्ट कवरिंग दिख जाएगी और जोर से भागेंगे। और वो अगर देखते हैं कि नहीं थोड़ा ठंडा होने दे उसके बाद लेंगे, तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग सेकंड हाफ में क्लोजिंग के वक्त आती हुई दिखेगी। लेकिन शॉर्ट कवरिंग तो पक्का आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर सुबह सुबह शॉर्ट कवरिंग आ जाए और भाग जाए जहां से खुले वहीं, वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मसलन 9800, 9850 की रेंज अगर मिलती है तो।
अगर समझो सुबह शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है, खुलते ही एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है कि 200 पॉइंट, तो बहुत सारे लॉन्ग भी तो हैं, वो भी बेचने आएंगे, बोलो अरे बेचो 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 बेचो, 200 पॉइंट ऊपर मिल रहा है, सोचा भी नहीं था इतना तो बढ़िया, और वापस 9600 आ जाए तो आप एंट्री कर लीजिए। तो खुलकर पहले 5-15 मिनट देखिए क्या होता है और उसके बाद विपरीत ट्रेड लीजिए, मजा आएगा। आज मैं बता रहा हूं आपको। बिल्कुल, आज मजा आने वाला है मार्केट में, एकदम 9500 के जस्ट ऊपर है निफ्टी। देखते हैं किस तरह का मूवमेंट आता है सर। अब बात कर लेते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे की। सर ये तो क्लियर है, खरीदना है, क्या खरीदना है ये बताइए। हाँ हाँ दीप, मैं स्टॉक बताऊं उसके साथ साथ एक चीज और, बैंक निफ्टी मेरा बात करना रह गया था। बैंक निफ्टी पे 21,500 ये पहला थोड़ा रुकावट का लेवल है, जहां 4 लाख शेयर हैं कॉल्स में, और 22,000 अगला लेवल है, बहुत ज्यादा नहीं। तो बेसिकली ये दो लेवल ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी पर इंपॉर्टेंट है। अब आइए आप स्टॉक ऑफ द डे। स्टॉक ऑफ द डे है आपके लिए टाटा मोटर्स। ठीक है, पहली चीज तो ये कि टाटा मोटर्स में प्रोडक्शन रिकवरी की खबरें आ रही कि जेएलआर का जो प्रोडक्शन है चाइना में वो 75% रिकवर हो गया और वहां पर डिमांड फिर से आती हुई दिख रही है। तो चाइना वाले फिर से कार खरीदना भी शुरू कर चुके। कल टाटा मोटर्स का जो एडीआर है वो 15-16% ऊपर भी बंद हुआ। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर, और ऑटो स्टॉक्स मजबूत तो दिख ही रहे, 77.50 के स्टॉप लॉस से आप खरीदिए, ऊपर में 83 और 85 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको टाटा मोटर्स में खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स में खरीदारी करनी चाहिए, ये आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे। इंतजार करिए, थोड़ी देर में अनिल जी आज का हीरो भी बताएंगे, पर उससे पहले हमारी रिसर्च टीम के साथ बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स तो आज खबरों में है, पर टाटा मोटर्स के अलावा कौन से स्टॉक्स पे फोकस रहना चाहिए, ब्रोकरेज एक्शन किधर है, पूजा, देवांशी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आज के ट्रिगर्स और स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत रिजल्ट से करते हैं। आज बड़ी निफ्टी कंपनियों के नतीजे तो आएंगे ही, लेकिन कैश सेगमेंट पर भी नजर रखें। यहाँ पर आदित्य बिरला मनी, एबीबी पावर और सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, इन तीनों कंपनियों के नतीजे कैश सेगमेंट से आएंगे, तो यहाँ पर नजर रखनी है। और इसके अलावा जस्ट डायल की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि बायबैक पर चर्चा की जाएगी, तो यहाँ पर आज फोकस रहेगा। इसके अलावा बॉम्बे डाइंग, ब्रिटानिया, नेशनल पेरोक्साइड और बॉम्बे बर्मा जैसे जो स्टॉक्स हैं आज वो फोकस में रहेंगे, क्योंकि खबर आ रही है कि नेस्वाडिया से सेबी से राहत मिल गई है नेस्वाडिया को, और यहाँ पर उनके साथ मामला जो है वो सुलझा दिया है। नेस्वाडिया ने प्रत्येक मामले में सेटलमेंट के लिए करीब 23 लाख दिए हैं, जिसमें कि बॉम्बे बर्मा, ब्रिटानिया, बॉम्बे डाइंग और नेशनल पेरोक्साइड जैसे कंपनियों ने भी सेटलमेंट के लिए अमाउंट दे दिया है। तो ये जो सेटलमेंट हुआ है उसके चलते आज इन स्टॉक पे कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। कोटक और बंधन बैंक भी आज फोकस में रहेंगे। प्रमोटर की हिस्सेदारी के नियमों में ढील देने पर आज आरबीआई विचार कर सकती है, जिसके लिए काफी समय से कोटक और बंधन बैंक आरबीआई के साथ चर्चा कर रहे थे, और इसमें निजी बैंक में प्रमोटर की हिस्सेदारी पर 15% की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा और वोटिंग राइट्स पर 15 से 20% की सीमा बनी रहेगी। इस तरह की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, तो ये दो स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। महिंद्रा फाइनेंस, यहाँ खबर आ रही है कि महिंद्रा फाइनेंस ने महिंद्रा एएमसी की जो हिस्सेदारी है वो बेच दी है, और मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पर 49% स्टेक खरीदा है। उसके अलावा 265 करोड़ का यहाँ पर निवेश किया है। तो अब महिंद्रा एएमसी में महिंद्रा फाइनेंस और मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट का जॉइंट वेंचर रहेगा, तो आज स्टॉक पर भी नजर रखिए। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 0.61% हिस्सेदारी खरीद ली है, और अब जो कंपनी में हिस्सेदारी है वो बढ़कर करीब 5% हो चुकी है। भारतीय एयरटेल पर भी नजर रखिए। खबरें इस तरह से आ रही थी कि नोकिया के साथ करीब 7,500 करोड़ की डील हो गई है, लेकिन कंपनी ने उस पर सफाई दी है कि नोकिया के साथ उनकी साझेदारी काफी समय से चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है, और इस बार केवल एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों के बीच वो रिन्यू हुआ है। इस तरह का क्लैरिफिकेशन यहाँ भारतीय एयरटेल की तरफ से निकल कर आ रहा है। और आखिर में बात करते हैं टाटा मोटर्स की। जेला के चीन के उत्पादन में करीब 75% तक की रिकवरी हो गई है, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ये जो लेवल्स इस वक्त रिपोर्ट किए गए हैं ये प्री कोविड लेवल्स है। मांग लौटने के चलते उत्पादन में यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स आज फोकस में रहेगा, स्टॉक ऑफ द डे भी है, बट कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स देवांशी के पास भी, फंड एक्शन भी है, बताइए देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले बैंक्स पर नजर रहेगी।
नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है कि चौथी तिमाही में कॉक्स एंड किंग्स को बैंक्स ने फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अब जितने भी एक्सपोजर है इनका प्रोविजन उनको 100% करना पड़ेगा। येस बैंक का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, करीब 2260 करोड़ का। एक्सिस बैंक का 1065 करोड़ का एक्सपोजर है। SBI का करीब 635 करोड़ का एक्सपोजर, इंडसइंड बैंक का 270 करोड़ का और बैंक ऑफ बड़ौदा का करीब 250 करोड़ का एक्सपोजर है। तो इस पर नजर रखें। पॉलीकैब इस पर नजर रखें। 2 मई को बोर्ड की बैठक होने वाली है। निवेश अधिग्रहण पर यहाँ पर फोकस होता हुआ दिखेगा, फैसला होगा। और EU स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 2 मई को बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहाँ पे इक्विटी के जरिए फंड्स जुटाने पर फैसला होता हुआ दिखेगा। पंजाब एंड सिंध बैंक की बोर्ड की बैठक 5 मई को है। QIP के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बैंक की तरफ से है। साथ ही आज पावर कंपनीज अदानी ट्रांसमिशन और टाटा पावर पर नजर रखें। महाराष्ट्र सरकार ने पावर टैरिफ में औसत 7% तक की कटौती की है, तो इस पर नजर रखें। और लिकर स्टॉक्स पर आज फोकस होगा। राजस्थान में बियर और लिकर पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है सरकार ने। राजस्थान सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10% तक बढ़ा दी है। फंड एक्शन में आज 2 स्टॉक्स पर नजर रखें, RBL बैंक और साथ ही साइंट। RBL बैंक में PNB पारिवार ने करीब 30 लाख शेयर्स खरीदे हैं 125 रुपए 40 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और साइंट के स्टॉक में अमनसा होल्डिंग ने 21 लाख शेयर्स खरीदे हैं 205 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। तो आज इसमें रिएक्शन दिखेगा। बिल्कुल, तो ढेर सारा फंड एक्शन, ढेर सारे स्टॉक्स खबरों में और ब्रोकरेज एक्शन की तरह जान लेते हैं आशीष के साथ FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन से स्टॉक्स पर है आज ब्रोकरेज एक्शन? गुड मॉर्निंग दीपांशु। कल हेक्सावेयर के नतीजे आए थे और देखा था कि 18% इनका मुनाफा बढ़ा था, लगभग 4% की तेजी स्टॉक में भी देखी गई थी। लेकिन आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है और ये नतीजों के बाद ज़्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे। इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, यानी रेटिंग में कोई चेंज नहीं किया है। लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, देखिए 250 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 275 कर दिया है, लेकिन कल की क्लोजिंग लगभग 295 के आसपास है, यानी जो करंट मार्केट प्राइस है नीचे का ही लक्ष्य दे रहा है। और ये कह रहे कि आगे जाकर माहौल थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है, कोई भी तेजी की ट्रिगर इन्हें सामने नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते इन्होंने जो लक्ष्य दिया 275 का दिया, जो कि करंट मार्केट प्राइस से फिलहाल कम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो और भी रिपोर्ट्स हैं। क्रेडिट स्विस की कैपिटल गुड्स पर एक नोट जारी करके कहा है कि रिटेल में अच्छी मांग दिख रही है सीमेंट सेक्टर पे, और ये कह रहे कि सीमेंट कंपनी को सरकार से भी कोई फायदा देखने को मिल सकता है। ACC और अंबुजा के वैल्यूएशन इन्हें आकर्षक नजर आ रहे हैं, LNT में फिलहाल इन्हें वैल्यू नजर आ रही है। मॉर्गन स्टैनली की एक और रिपोर्ट है मदरसन सुमी पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 103 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि दुनिया भर में आधे से ज्यादा प्लांटों में कामकाज शुरू हो गया, लगभग 30% से अधिक प्लांट ऐसे हैं जो 80% क्षमता उपयोगीकरण यानी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर काम कर रहे हैं। बाकी के सभी जो प्लांट्स हैं वो लगभग 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर काम कर रहे हैं। UPL पर 2 रिपोर्ट्स आई हैं। एक रिपोर्ट आई है HSBC की, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 450 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि बेयर क्रॉप के जो नतीजे आए थे वो अच्छे देखने को मिले थे, इससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि UPL के भी जो नतीजे आएंगे वो अच्छे देखने को मिलेंगे। जेफरीज भी UPL पर रिपोर्ट लेकर आए, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 430 रुपए के लक्ष्य के लिए, और ये कह रहे कि अरिस्टा के जो अधिग्रहण है इससे कंपनी को फायदा देखने को मिलेगा। IDFC फर्स्ट बैंक पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, जहां पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 15 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं करीब 1500 करोड़ रुपए कुछ इक्विटी के जरिए जुटाने वाले, जिससे इक्विटी डाइल्यूशन होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो नोमिरा की एक रिपोर्ट है कमेंस इंडिया पर, जहां पर रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है 358 रुपए के लक्ष्य के लिए। और आखिर में क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है एक्सिस बैंक पर, जहां पर आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 460 रुपए से बढ़ाकर 520 रुपए कर दिया गया है। ओके, तो ये है वो सारी दमदार रिपोर्ट जिन पर आज एक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक्शन की शुरुआत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। बंसल जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं, अदानी पोर्ट या कोई बदलना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, अदानी पोर्ट तो ऑलमोस्ट क्लोज है। कल इतना बड़ा रैली लिया था, 278 पे आइडेंटिफाई करा था, 280 के अराउंड ऑन एयर दिया था, 293 के अराउंड के हाई लगे थे, 293 294 के, तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव्ड है। तो आज जो स्टॉक है अनिल जी मेरा है आउट ऑफ द फ्लेवर स्टॉक है, आउट ऑफ द बॉक्स स्टॉक है, कोई खरीद नहीं रहा है। स्टॉक है ITC को खरीदने की राय है।
178 का स्टॉप लॉस है और 191 के टारगेट के लिए आईटीसी को खरीदने की राय है। ओके, आईटीसी ये है एक अलग ही तरह का स्टॉक ढूंढ के निकाला है, यहां पर खरीदारी करने की राय। कुणाल जी, आपकी क्या राय है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी खरीदारी की राय है अनिल जी, और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसमें कल एक बहुत दमदार तेजी देखने को मिली है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और पहले भी मैंने इस पर पिक ऑफ द डे में खरीदारी की राय दी है। स्टॉक का नाम है एस्ट्राजेनेका फार्मा, जिसने 2800 रुपये के अपने लाइफ टाइम हाइज को पार किया है। कल के ट्रेड में बड़ा वॉल्यूम हुआ है। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर है और साथ ही इसके जो पेरेंट के निजी नतीजे आए हैं वो कमाल के हैं। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये स्टॉक आपको बहुत ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ पर मेरा टारगेट आज के लिए 3200 रुपये का है, तो 3200 तक मुझे लगता है आज और कल में ये स्टॉक जाना चाहिए। और यहाँ एक स्टॉप लॉस जो है वो 2900 पर रखें। 3200 के टारगेट के लिए बाय करना है एस्ट्राजेनेका फार्मा। ओके, वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप क्या खरीदेंगे? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मैं खरीदूंगा HCL टेक। हमने कल लास्ट आधे एक घंटे में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक मूव देखी, TCS का भी कल आई थिंक जिक्र हुआ था। मुझे लगता है मैं HCL टेक 492 का बंद है, 487 के स्टॉप लॉस से खरीदूंगा। इसमें मूव आनी चाहिए आज के दिन में। मेरा टारगेट होगा 504। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय HCL टेक में। किरण जी गुड मॉर्निंग, आपकी पिक सर? जी दीपांशु वेरी गुड मॉर्निंग। पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे कुछ रिन्यूड बाइंग देखने को मिल रही है, तो मेरा मानना है कि CSC बाय करके चलना चाहिए। कल का क्लोज 622 के करीब है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 612 का और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 650 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 650 ये एक प्राइमरी रेजिस्टेंस है, एक बार वो निकल जाए तो उसमें और भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये आज के लिए है ही है, पर मेरा मानना है कि ये पोजिशनली भी रखना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओके, CESC ये कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी, ये है स्टॉक जहां पर आपको करनी है खरीदारी। किरण जी की राय। राजेश पालिया साहब एक्सिस सिक्योरिटीज से हमारे साथ है। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप क्या खरीदेंगे सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। देखिए आज के सेशन में मैं ऑटोमोबाइल पैक के साथ जाना चाहूंगा, उसमें हीरो मोटर में बाय करने की सलाह दूंगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हीरो मोटर को यहाँ से बाय करना चाहिए। 2040 2050 ये टारगेट के लिए हीरो मोटर बाय करेंगे। 1955 1955 का स्टॉप लॉस रखेंगे। करंट लेवल पे हीरो मोटर की बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, 1955 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं और 1970 के आसपास हीरो मोटो यहाँ पर ट्रेड भी करता हुआ दिख रहा है। हीरो मोटो को में खरीदारी करने की राय। हमारे साथ विकास सेठी साहब है। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक्स एस प्लूरल वाले बहुत सारे, बताइए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है बाजार में, बहुत ही शानदार तेजी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी और जिस तरह की रैली कल यूएस के बाजारों में हुई है, आज भी हमारे बाजार भी बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि सेकंड हाफ में चूंकि F&O की एक्सपायरी है तो बाजार थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं। बाकी बाजार में बिल्कुल तेजी करने की सलाह है और मैंने अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया, बट फिर भी 3 स्टॉक्स तो F&O सेगमेंट से आइडेंटिफाई करे हैं और 3 ही कैश मार्केट के स्टॉक्स है, तो मैं उनका जिक्र करता हूँ। पहला जो पिक ऑफ द डे के तौर पे मैं रेकमेंड करना चाहूंगा आज ग्लेनमार्क फार्मा को। मुझे लगता है कल जो यूएस में तेजी हुई है उसका मेन कारण था जो वहां की बायो फार्मा कंपनी है गिलियड, उनकी जो एक ड्रग है रेमडेसिविर, जिससे कोविड के इलाज में काफी मदद मिलेगी, तो उसके कारण से एक शानदार तेजी बनी। और ये जो ड्रग है ये पेटेंटेड ड्रग है और भारत की 3 कंपनियां इसको जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के अंतर्गत मैन्युफैक्चर करने की रेस में है। ग्लेनमार्क है, सिप्ला है और डॉक्टर रेड्डी है। मुझे लगता है ग्लेनमार्क बिल्कुल आज खरीदना चाहिए। आज एक शानदार तेजी इस स्टॉक में देखी जा सकती है। मेरा आज का ही लक्ष्य रहेगा इसमें 350 रुपए का। इसके अलावा जो अभी वागले जी ने रिकमेंड किया HCL टेक, वो मुझे भी काफी पसंद है। मुझे लगता है यूएस में जो तेजी का कारण टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी थे, वहां पे सबके नतीजे अच्छे आए और जिस तरह से हमारे यहाँ पे भी TCS इन्फोसिस में एक शानदार तेजी बनी है, मुझे लगता है HCL टेक जिसके नतीजे 7 मई को आएंगे वहां पे बिल्कुल तेजी करने की सलाह रहेगी। आज का लक्ष्य है 510 रुपए का। तीसरा स्टॉक एक टेलीकॉम स्टॉक है, दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल। मुझे लगता है देखिए ये जो इसके 2-3 कारण है। एक तो ये लॉकडाउन के दौरान नॉर्मली क्या है, वीकडेज में तो लोग बाग 8 बजे से 4 बजे तक जी बिजनेस देख के अपना टाइम पास कर लेते हैं,
बट उसके बाद उनको दिक्कतें होती है, और फिर जो वीकेंड्स आते हैं, एक्सटेंडेड वीकेंड्स और हॉलीडेज, तो इनमें इस जो लॉकडाउन के दौरान कई करोड़ों सब्सक्राइबर्स ने ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, Z5 है, हॉटस्टार है, इन सबको सब्सक्राइब किया है। तो डेटा का कंजम्पशन काफी बढ़ेगा। टेलीकॉम सेक्टर में मुझे लगता है काफी अच्छे आरपूज आने चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में भी। और दूसरा कारण है, आज शाम को रिलायंस के नतीजे आएंगे, वहां पे जो टेलीकॉम का जियो का सेगमेंट है वो अच्छा करेगा, और उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हुए मुझे लगता है भारतीय एयरटेल बिल्कुल अच्छा करना चाहिए, आज के लिए भी और मंडे के लिए भी इसको रखना चाहिए। तो भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की सलाह है। इसके अलावा 3 कैश मार्केट के स्टॉक है अनिल जी, आप चाहो तो मैं अभी बात कर सकता हूँ या फिर थोड़ी बाद में कर सकता हूँ। हाँ, नहीं रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं आपको एक खबर सुना दूं अच्छी, ताकि आपके चेहरे पे थोड़ी चमक आ जाए और बढ़िया जोर से हो सकता है आप टारगेट बढ़ा के स्टॉक दो। ग्लेनमार्क जो अभी आपने सबसे पहले अपनी पिक बताई, उसमें एक अच्छी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI की तरफ से ये खबर आती हुई दिख रही है, और उन्होंने एंटी वायरल दवा के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। ग्लेनमार्क की एक दवा के ट्रायल को मंजूरी मिली है। लो विकास जी, इतनी बढ़िया खबर आ गई है, अब आप दे दो, बचे हुए आपके कैश के स्टॉक सब दे दो। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, ये सोने पे सुहागा हो गया। वैसे ये जो ड्रग भी है रेमडेसिविर, ये भी एंटीवायरल ड्रग ही है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये स्टॉक के लिए आज एक बहुत ही अच्छा दिन होगा। 350 के भी जो मेरे टारगेट है, मुझे लगता है खुलते से ही आ जाएंगे। उसके अलावा कैश मार्केट से 3 थोड़े अननोन से स्टॉक्स है। एक पहला स्टॉक रहेगा एस्टेक लाइफ साइंसेज। ये गोदरेज ग्रुप की फार्मा इंटरमीडिएट्स और एग्रोकेमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। आज भी ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए, और बाकी मुझे लगता है आने वाले 1 महीने में वी कुड सी लेवल्स ऑफ 500 रुपीज ऑन द स्टॉक। दूसरा स्टॉक है, आज जो लॉकडाउन के माहौल में जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग पीसीज पे ग्लूड है, लैपटॉप्स पे है, तो साइबर सिक्योरिटी वाला जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छा करना चाहिए, और वहां से मैंने क्विक हिल को पिक किया है। स्टॉक काफी अपने हाइट से पिटा हुआ है, ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लगता है, आज भी अच्छा करना चाहिए। और बाकी मुझे लगता है आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी इस स्टॉक को, निवेशकों को खरीद के रखना चाहिए। और फाइनली टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कम्युनिकेशन, ये भी जो ग्लोबली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेस में है, क्लाउड सर्विसेज है, फिर IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कारोबार में भी एक लीडिंग कंपनी है। मुझे लगता है अब जो माहौल दुनिया भर में हुआ है, इस तरह की कंपनी को काफी इसका फायदा मिलेगा। मुझे लगता है टाटा कम्युनिकेशन को भी करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। आज ही मुझे लगता है 425-30 तक के लेवल्स इस स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। तो चलिए, ये है आपके लिए तमाम स्टॉक्स जो पसंद है विकास सेठी साहब को। कैश के एस्टेक लाइफ, क्विक हिल और टाटा कम्युनिकेशन, पूरी की पूरी थीम इनकी। ऐसा लग रहा है लॉकडाउन पे, लगता है सेठी साहब घर बैठे बैठे बोर हो गए, लॉकडाउन खुलने का बड़ा इंतजार कर रहे हैं। चलिए, इस वीकेंड पे कुछ ना कुछ सेठी साहब आपके लिए अच्छी खबर आने की हम उम्मीद कर सकते हैं, दुआएं। जी बोलिए। जी सर, जैसे अभी भी ऑफिस में ही हूँ, तो बोलता हूँ ना कि वीकडेज में 8 से 4 तक का तो टाइम निकल जाता है, बट उसके बाद जो दरकार पड़ती है वो लॉकडाउन की, अच्छा, जो एक्सटेंडेड वीकेंड है कल से, तो वहां पे ये जो जितने OTT चैनल्स है या जो भी चीजें हैं वो करनी रहती है।